तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी। मेरा नाम है शुभांशु कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं मैथ्स वाले बाबा जी। तो जैसा कि साथियों आप लोगों ने एक मैराथन देख ली होगी जो कि हिस्ट्री की मैराथन आई थी। एक क्लास में पूरा सब कुछ काम तमाम कर दिया गया है। अब जो हिस्ट्री की मैराथन है ये केवल आंदोलन बेस्ड मैराथन रहेगी। इसमें जो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 नंबर पूरे पूरे यहीं से बनते हैं आंदोलन के बेसिस पे। महात्मा गांधी के आंदोलन हो गए, जो आंदोलन हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, ये सब उन्हीं के बेसिस पे 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है और यहीं से इन सब का हम लोग स्वाहा करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो कृपया हमारी जो मैराथन है आप सभी लोग कृपया पूरी जरूर देखें। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपको सोचना पड़ जाए कि नहीं अरे मेरा पेपर ख़त्म हो गया, और कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ से पढ़ लेता तो पक्का पक्का पूरे पूरे नंबर मिल जाते। और थोड़ा सा आप लोग समय निकाल के जरूर से जरूर पूरी पूरी मैराथन देखें समय निकाल के। और एक बार ये मैराथन देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली भी मैं मैराथन आप लोगों को दूंगा। उसमें देखेंगे आप लोग कि आप लोग कितनी तैयारी बेहतरीन पकड़ हो चुकी है। तो आप एक ही क्लास में अगर सब कुछ खल्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं आप सभी लोग। और ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे तो हम लोग जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के हिसाब से ये मैराथन आप लोगों को एक क्लास में सारे टॉपिक क्लियर, तो यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा भैया सारे टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी मैराथन आए। तो मैराथन में हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना होगा, जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे हम लोग आगे की तरफ। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे जो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष थे भैया, यहाँ पे हमको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खाली हमको पढ़ने की आवश्यकता क्या था भैया, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन माने गए तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से मानी जाती है यहाँ पे, कि जहाँ पे हमारी कांग्रेस की क्या हुई थी भैया, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो वही हमारा आंदोलन का प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण कौन सा हो गया? 1905, जहाँ पे क्या हो गया था भैया, बंगाल विभाजन हो गया था। तृतीय चरण कौन सा हो गया था? 1919, जहाँ पे क्या हो गया था भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही क्या हो गया, उग्रवाद आ गया था। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ था भैया, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था यहाँ से ज्यादा आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या हो गया आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ उद्देश्य और सीमाओं का विस्तार कर चुकी थी। यहां तक आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, खाली बस याद रखना था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की संस्थाएं इसके पहले क्या थी भैया, यहाँ पे एक क्या हुआ था, एक 1870 के दशक में आते आते संगठनों की स्थापना व नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग आने लगा। आरंभ में इनके क्षेत्रीयता का भाव अधिक था, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास महाजन सभा जैसी संस्थाएं बनी। किंतु धीरे धीरे राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतावनी ने ऐसी क्या कर दिया भैया, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वृहद राष्ट्रीय मंच स्थापित हो गया था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट खाली एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें समझ लेते हैं। 1837 कौन सा सन है भैया, 1837 में टैगोर के नेतृत्व में लैंड होल्डर सोसाइटी, याद आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की थी? 1837 ईस्वी में की थी। और कहाँ पे की थी भैया? कलकत्ता में। ठीक, यह संगठन जो था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए था। उसके बाद आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की क्या हुई भैया, स्थापना हुई। क्या हुई भैया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक, दोनों पॉइंट हो गए, आगे चलते हैं फटाफट। चलिए उसके बाद क्या हुआ, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देख लेते हैं भैया। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई। अब 1870 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, यहाँ पे एक काम हुआ था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी भैया? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी संस्था ने पहली बार 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के समक्ष भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधि देने की क्या की थी भैया, मांग की थी। ठीक, चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। 1875 ईस्वी में शिशिर घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया लीग आपसे पूछ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट ये है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। ठीक है, फटाफट आगे। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बैरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी। ठीक, चलो
आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? 1885 ईस्वी में थी। किसने किया था भैया? एओ ह्यूम, जिसको ऑक्टेवियन ह्यूम बोला जाता है। ठीक, अब अगर इसका प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। अगर पहला अधिवेशन आप लोगों से पूछे तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ भैया? कहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ है? बंबई। कहाँ पे हुआ है भैया? बंबई में। ठीक, चलिए आगे फटाफट देख लेते। कांग्रेस का स्थापना सत्र पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां फ्लैग एक रोग होता था ना, वो फैल जाने की वजह से बंबई का तेजपाल संस्कृत विद्यालय चुना गया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले शुरुआत है प्रथम अधिवेशन में कितने आदमी ने भाग लिया? बहुत बार पूछा था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भैया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भैया कौन था भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था भैया? कलकत्ता में। पहला हुआ था भैया मुंबई में, दूसरा हुआ भैया कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसी को क्या बोलता है? ओल्ड ग्रेट मैन इंडिया ना, इन्हीं को बोला जाता है ना ओल्ड मैन। ठीक है, तो इस सम्मेलन में कितने आदमी थे भैया? 343 लोग थे। ठीक, उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ जो कि कहाँ पे हुआ? मद्रास। पहला हुआ बंबई, दूसरा हुआ भैया कहाँ पे? कोलकाता, तीसरा हुआ भैया मद्रास। तो BMK क्या हुआ भैया? BMK में याद रखना है। तो उसके बाद आए कितने लोग? इसमें अध्यक्षता किसने की थी? बरुद्दीन तैयब ने की थी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भैया? बदरुद्दीन तैयब। ठीक, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 607 लोगों ने भाग लिया था। ठीक, चलिए चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ भैया? इलाहाबाद में। इसमें टोटल आगे आगे क्या होता है भैया? लोग बढ़ते गए थे। ठीक, इतना याद रखनी थी। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दूसरा कहाँ पे? पहला बॉम्बे में हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, तीसरा कहाँ पे हुआ था? फटाफट बताइए, तीसरा कहाँ पे हुआ? चौथा कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट क्या है तथ्य हैं। तो कांग्रेस लोगों का समूह जो था उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से मानी जाती है। ठीक, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के स्वभाव पर रखा। सबसे पहले शुरुआत में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, क्या नाम था पता है उसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था उसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या नहीं लिया था? हिस्सा नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसने नहीं हिस्सा लिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या नहीं लिया था भैया? हिस्सा नहीं लिया था। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अब विशेष टिप्पणी क्या है? इसमें कुछ लोग पूछ लिए जाते हैं, इसमें किसी के किसका कथन है? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बहुत बार पूछा गया कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। ठीक, उसके बाद ये वाला नहीं पूछा जाता, बस केवल यही एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एक ये बार भले ही इंपॉर्टेंट है, यदि वर्ष में हम एक बार मेधर की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बोला था भैया बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला था भैया? बाल गंगाधर तिलक। अगर कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या किया भैया बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया है? हाँ, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है। ठीक है, चलिए अब हमारे जो अधिवेशन है, सारे अधिवेशन हम लोगों को नहीं पढ़ने। सबसे पहला प्रथम हिंदू अध्यक्ष हमारा बना था भैया 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ पे? बंबई। WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यही पहले हिंदू अध्यक्ष बने थे। 1886 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 ईस्वी में क्या हुआ भैया? मद्रास में बरुद्दीन तैयब, ये क्या हुआ थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीनों शुरुआत के तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौथा वाला कहाँ हुआ भैया? इलाहाबाद में हुआ। चौथा वाला कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट देख लें क्या हुआ। अब 1905 वाला देखो, 1905 वाले में क्या हुआ था भैया? 1905 का जो अधिवेशन हुआ बनारस में, इसमें पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था भैया? बहिष्कार प्रस्ताव। 1905 इतना इंपॉर्टेंट है जितना 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 ये हुआ था, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो थे इनके क्या कहते हैं? अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था भैया? पहली बार स्वदेशी व क्या हुआ था भैया? बहिष्कार प्रस्ताव पारित। स्वदेशी की बात किसमें कही गई थी भैया? याद रखने वाली बात है, किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1907 ईस्वी में हुआ सूरत का अधिवेशन। सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था भैया? फटाफट बताइए। कांग्रेस का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट था भैया, इंपॉर्टेंट। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी में। ठीक है, पहले क्या हुआ? पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, किंतु वहां तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे सूरत ले आया गया है। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बहुत अधिक था, ठीक, इस वजह से इसको यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में हुआ कौन सा भैया? 1916 ईस्वी में हो गया हमारे पास लखनऊ वाला। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? यहाँ पे गरम दल का मिलन हो गया था, उदारवादियों का गरम दल से मिलन हो गया था, कांग्रेस मुस्लिम लीग में
समझौता हो गया था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है 1917 वाला। 1917 में क्या हुआ, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया, एनी बेसेंट ने। किसने किया था भैया, एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पूछ लेता भैया पहली महिला अध्यक्ष थी वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था भैया, तो 1947 वाले अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में भाग लिया था भैया, 1917 वाले अधिवेशन में, कलकत्ता के। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया हमारा बेलगांव वाला, क्योंकि यहाँ पे आया था मात्र एक बार गांधी जी यहीं पे अध्यक्ष बने गए थे, और यहीं पे बेलगांव वाला क्या था भैया, ये था। ठीक है, उसके बाद कौन वाला इंपॉर्टेंट है भैया, एक सेकंड, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1930 ईस्वी में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। पूछ लेता था भैया कांग्रेस का बीच में कौन सा सन था जिसमें क्या नहीं हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, अधिवेशन नहीं हुआ था, कौन सा सन था, 1930। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा अधिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बता दे रहे हैं, 1939 वाला याद रखना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु गांधी जी की असहमति के कारण पद त्याग दिया गया था। तब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भैया, तो याद रखना है आप लोगों को, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से भैया हमारे लगभग अधिवेशन हो चुके हैं, और अंतिम अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे भैया, मेरठ में हुआ था। क्या हुआ था भैया, मेरठ में हुआ था। आज़ादी के समय कृपलानी क्या थे भैया, अध्यक्ष थे। कौन से, जेवी कृपलानी। ठीक है, आचार्य जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष के रूप में जो प्रसाद हुए थे, राजेंद्र प्रसाद, वो निर्वाचित किए गए थे। चलिए आगे महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वो 1996 ईस्वी में पहली बार गर्म पंथियों द्वारा वंदे मातरम क्या गाया गया था, पहली बार गर्म पंथियों द्वारा गाया गया था। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया था। 1911 ईस्वी में गाया गया भैया हमारा कौन सा, जनगण मन। ठीक, याद रखने वाली बात है, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ, और आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दी थी। इसी की वजह से कांग्रेस को विघटित कर देने की सलाह दी थी। इसी वजह से भैया पाकिस्तान क्या हो गया था भैया, अलग अलग हो गया था। इन्हीं के प्रयासों में बोला जाता है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। उदारवादी चरण में क्या हुआ था भैया, उदारवादी नेता होते थे। इसमें उदारवादी नेता तो क्योंकि वे संवैधानिक तरीके से शासन करना चाहते थे, इसलिए वो उदारवादी थे। ठीक, इसमें उदारवादियों के इसमें थे कौन कौन, इसमें जैसे कि आरसी दत्त हो गए, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब शामिल थे। ठीक, लेकिन संघर्ष करने की बात ये लोग नहीं करते थे। अब इनकी मांगे ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन खाली इनके नेता बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से नेता थे इंपॉर्टेंट, ये थे, दादा भाई नौरोजी थे उदारवादी नेता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसके बाद फिरोज शाह मेहता थे, मदन मोहन मालवीय थे, और दिनिशा वाचा थे। कौन से भैया, दिनिशा वाचा थे। ठीक, 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी के अध्यक्ष में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला था भैया, दादा भाई नौरोजी। अभी बोला था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की क्या की थी भैया, स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वन लीनियर है, कह रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और इंडिया इन मेकिंग नामक पुस्तक निकाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला था और इंडिया इन मेकिंग पुस्तक क्या कही थी, लिखी थी। ठीक, अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बन जाता है, एक सेकेंड बस, हाँ, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है भैया यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी अगर तुमसे पूछ लिया जाए भैया कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी। ठीक, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे फटाफट आ जाते हैं अब हम लोग। इन्होंने क्या क्या बोला था, मांगे इन लोगों की क्या क्या थी, तो इन्होंने बोला भी था कि हमारे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। ये बोला था कि राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला था, उच्च शिक्षा की सुविधाएं थी वो भी बढ़ाने की बात की थी, सिंचाई योजना और कृषि बैंकों की स्थापना करने की इन्होंने मांग की थी। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं उग्रवादी चरण। अब उग्रवादी चरण जो हमारा था 1905 से भैया 1913, 1905 से आ गया था भैया 1913।
1913 में। अब उग्रवादी में देखे सबसे बड़ी बात क्या आती थी, यहाँ पे भयंकर अकाल के बाद दूसरे दरबार का आयोजन हुआ जिसमें भारी व्यय किया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था ये जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था भैया, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आई थी, विवेकानंद जैसे विचारक यहाँ पे आए थे और उनकी प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इस बीच में 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का निर्णय हुआ था। और जैसे ही बंगाल का विभाजन यहाँ से हुआ था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का, बंगाल के विभाजन का निर्णय हुआ था तो उदारवादी केवल बंगाल में ही सीमित रहना चाहते थे। इन बड़े मतभेदों के अंदर था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया था। तो 1907 ईस्वी में ही क्या किया गया भैया, कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया था। यहीं से नरम दल और गरम दल, इसे उग्रवादी जिसको बोला जाता है। ठीक, चलो अब यहाँ से अगर इनके नेता की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट नेता की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट नेता कौन है, अभी देखते हैं नीचे फटाफट। कौन थे, लाल बाल पाल। कौन थे भैया, लाल बाल पाल उग्रवादी नेता थे। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीन उग्रवादी नेता थे। ठीक, तिलक ने केसरी, ठीक, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। तिलक ने किस प्रकार के, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी क्या की है भैया, रचना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छपके आएंगे भैया, बाद में नहीं, कहीं ना नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा है। और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई है भैया, इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था भैया, प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बोला था भैया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, चलो अब इतने बार पूछा गया भैया, इतने बार पूछा गया है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है भैया, अरविंद घोष हैं। कौन है भैया, अरविंद घोष। द न्यू लैंप फॉर द ओल्डेस्ट नामक चर्चित लेखक किसने लिखी है, अरविंद घोष ने ही लिखी है। ठीक, लाल बाल पाल को उग्रवादियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था, इसीलिए लाल बाल पाल को ही बोला गया भैया उग्रवादियों की त्रिमूर्ति कहा गया। तो यहाँ से दोनों चरण हमारे क्या हो गए भैया, कंप्लीट हो गए। लेकिन यहीं से हमारा स्वदेशी आंदोलन माना जाता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन सबसे ज़्यादा माना गया। तो क्या, क्योंकि बंगाल का विभाजन जैसे ही हुआ तो बंगाल के विभाजन के पश्चात क्या बना दिया गया भैया, इनका क्या हुआ था भैया, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो इन्होंने क्या बोला कि हमें, इन्होंने ये सब क्या हो गया, गर्म हो गए थे। जैसे ही गर्म हो गए तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमें अब क्या करना होगा, लड़ झगड़ के ही हमें अपने हिस्सा लेना होगा इन लोगों से। ठीक है, चलो एक सेकेंड बस, हाँ चलिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात 1903 ईस्वी में बंगाल का विभाजन विचार सामने तो आया था, जिसका राष्ट्रवादियों के प्रबल विरोध था। किंतु इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, अगर तुम लोगों से पूछ लेता है पूरी डेट, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, इसके पश्चात घोषणा की थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। घोषणा पहले की थी तो बाद में क्या कर दिया गया था। ठीक, चलो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हाँ, बंगाल विभाजन में एक और कारण हिंदू व मुस्लिमों को धार्मिक आधार का विभाजन करना, मतलब जो तुम्हारी जगह है तुम अलग रहोगे, ये अलग रहेंगे, ऐसा कुछ भागों में बांटा गया। इसमें दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, एक दूसरा पश्चिमी बंगाल में। कर्जन की यहीं पे नीति थी क्या भैया, फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पे, जिसकी बात से उद्देश्य पर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। फूट डालो और नींद करो, क्या करो भैया, फूट डालो और राज करो। ठीक, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटका और ढाका आज सम्मिलित थे, जहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। ठीक, और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जिनकी जनसंख्या केवल 5 करोड़ 40 लाख थी। कितनी थी भैया, 5 करोड़ 40 लाख थी। और इसमें से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख कितने थे भैया, मुसलमान थे। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप के आने वाला देख लो। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस, बहुत बार पूछा था भैया शोक दिवस, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्या बनाया गया, शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। क्या मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को क्या किया भैया, राखी बांधी थी।
ठीक, सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने संस्थाओं को बंग भंग का विरोध दिया और किंतु 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का क्या कर दिया था, इन्होंने समर्थन कर दिया था। ठीक है, चलो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हाँ, उसके बाद पीसी राय ने क्या हुआ, बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की क्या कर दी भैया, फार्मास्यूटिकल्स की क्या कर दी भैया, इन्होंने स्थापना कर दी। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट की चीज़ें जो हैं वही छापनी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला, क्या बोला था भैया, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। तो जो बांग्लादेश का भैया राष्ट्रगीत, जो राष्ट्रगान गाया जाता है, आमार सोनार बांग्ला 1912 ईस्वी में लिखा था और जिसी को अभी क्या करा जा रहा है भैया, गाया जा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट क्या है। उसके बाद बंगाल के विरोध में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए 10 अक्टूबर 1905 को क्लाइकल को लाया गया था। फिर यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र ने डाउन सोसाइटी की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की, और लेकिन सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया डाउन सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, चलिए स्वदेशी कला के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को दी गई थी। फिर उसके बाद आगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्र का उदय। यहीं से भैया आगे आया भैया हमारा क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्र का क्या हुआ भैया, उदय हो गया था। तो यहां से उदय होने की बात क्या हो गई, अगर आप लोग इस चीज़ का क्या चाहते हैं भैया, पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट पहुंच जाइए ना टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पहुंच जाइए फटाफट, वहाँ पे पा जाएंगे आप लोग पीडीएफ। पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए। सुबह वीडियो मिल जाता है और शाम तक आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ पाएंगे, पीडीएफ से भी अच्छे तरीके से आप पूरी तरीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे अब हम लोग पहुंच सकते हैं। तो अगला टॉपिक क्या बोला गया भैया, अब यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो उग्र हो चुका था, उग्र किस हिसाब से हो चुका था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। देखो, उग्रवादी नीति जो थी असफलता भारत में गौरवमय मानी जाती थी, लेकिन क्या था 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। एक क्रांतिकारी गतिविधि को प्रारंभ 1897 ईस्वी से माना जाता है। ठीक, 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में किया गया, परंतु उन्होंने माफ़ी मांगने से, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में किया गया 1897 ईस्वी, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। 18 माह की कड़ी सजा यहाँ पे काटी थी इन्होंने। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो भैया। एक सेकेंड बस, क्यों भैया क्यों, बस थोड़ा सा, बस। पूना फ्लैग समिति के अध्यक्ष रैंड एम्सडन ने 22 जून 1997 ईस्वी में चापेकर बंदियों की क्या कर दी थी भैया, हत्या कर दी थी, क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था। ऐसा क्या हो रहा था कि प्लेग जो एक प्रकार का रोग फैल रहा था, तो उसी जांच के बहाने क्या करते थे, वो जो बंधुए मजदूर हुआ करते थे या फिर बंधुए जो होते उनके क्या बुलाते थे और उनके क्या करते थे, हत्या करते थे। सोचते थे अगर ये इनकी आवाज़ नहीं उठेगी तो यहीं पे दमन हो जाएगा इनका। ठीक है, उसी बाद में क्या हुआ था, ये कालांतर में चापेकर बंधु को क्या दे दी गई भैया, यहाँ पे क्या कर दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, 1908 ईस्वी में खोदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका था। असफल होने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद बने थे। तो खुदीराम बोस इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा सोचा कि नहीं हम उड़ा ही देते हैं, इनको ही उड़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ज़्यादा हम लोगों को ज्ञान महजबारी नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बंगाल में एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के बाद लॉर्ड हेडिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी बिहारी नहीं बनाई थी। 22 दिसंबर 1912 ईस्वी में गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बोस जापान चले गए। इस बार गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था। ठीक, क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना जाता था। क्या माना जाता भाई, उतने समय क्या माना जाता, पत्र युगांतर माना जाता था। ठीक है, अब आगे अब देखिए, सबसे आगे अब बात आती है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई थी।
तो 1904 ईस्वी में भैया लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी, अगर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना आप लोग से पूछ सकता है तो क्या होता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्या होता है भैया, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। श्याम जी वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, सीधा सीधा आते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहली बात, भारत से बाहर किए गए क्रांतिकारी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और जर्मनी आदि देशों में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे। जैसे कि हमारे नेता कौन थे भैया, सुभाष चंद्र बोस, ये भी कहाँ पहुँच गए थे भैया, इस समय जापान पहुँच चुके थे, है ना, जापान पहुँच चुके थे ना। चलिए अब यहाँ से हमारी मेन चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं भैया, जो हमको खाली बस सन याद रखना है और जैसे जो चीज़ें हुई हैं इंपॉर्टेंट बस वो याद रखना है बस। ठीक है, ज़्यादा देर अब समय नहीं लगेगा, अब थोड़ा जल्दी में हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए, गदर पार्टी 1913 ईस्वी में, अगर आप लोगों से पूछते हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने। किसने की भैया, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। बस इतना पढ़ना है। ठीक है, आगे यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती थी कि गदर इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। गदर इस पार्टी की क्या थी भाई, साप्ताहिक पत्रिका थी, जो 1913 ईस्वी में इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया था। क्या पड़ गया था भैया, गदर आंदोलन पड़ गया था। बस इतनी ही याद रखने वाली बात है। क्या आंदोलन याद रखने वाली बात, 1913 ईस्वी में किसने किया था इसकी स्थापना, गदर पार्टी की लाला हरदयाल ने। किसने की थी भैया, लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, आगे अब मुस्लिम लीग क्या आता है भैया, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी भैया, 1906 ईस्वी में किसने की थी, आगा खान ने। किसने की थी भैया, आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक क्या बनाया गया भैया, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला हुआ और यहीं पे क्या बनाया गया, एक लीग बना दिया गया। क्या बना दिया भैया, इनका एक लीग बना दिया गया। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब दिल्ली दरबार का गठन कब किया गया, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का क्या किया गया था, गठन किया था। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भैया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक, दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। हाल ही में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी अनुमत की गई। तो पहले क्या थी भैया, कलकत्ता थी, बाद में क्या किया, फिर से दिल्ली बना दी गई। ठीक है, काठमांडू प्रकरण इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होम रूल लीग में अब क्या बताया गया भैया, होम रूल लीग की स्थापना आप लोगों से पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल क्या भैया, 28 अप्रैल 1916। किस भैया, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके भैया, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों ने मिलकर। किसने, एनी बेसेंट ने कौन सा पत्र निकाला था, न्यू इंडिया। और साप्ताहिक पत्र था, दैनिक जो था न्यू इंडिया, तो साप्ताहिक जो पत्र था वो कॉमनवेल्थ था। कॉमनवेल्थ क्या था भैया, साप्ताहिक पत्र था। और तिलक ने क्या बोला था भैया, बाल गंगाधर तिलक ने, हाँ केसरी आप लोगों को याद है ना, पंजाब केसरी भी बोला जाता था इनको। चलिए, अब द्वितीय चरण की स्थापना यहाँ से अब हम लोग को देखने को मिलेगा भैया। द्वितीय चरण क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। देखो, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की वापसी। 1922 ईस्वी में क्या हुआ, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आया था, उसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे, महात्मा गांधी वाली चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ पे अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, और इसी के बाद भैया हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1925 ईस्वी में, कब भैया, 1925 ईस्वी में काकोरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। काकोरी हत्याकांड का अंजाम किस किस ने दिया जाए, काकोरी हत्याकांड को अब काकोरी षड्यंत्र में नहीं बनाया गया है। काकोरी हत्याकांड क्या था भैया, देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लहड़ी व रोशन सिंह को क्या कर बताई गई भैया, सजा सुनाई गई थी भैया, कैसी, फांसी की सजा इसमें क्या कर दी गई थी, इनको सुनाई गई थी। ठीक है, अब साइमन कमीशन क्या हुआ, तो साइमन कमीशन भारत में आया था, और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाहौर के पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनकी क्या हो गई थी भैया, मृत्यु हो गई थी। इसी के बाद के प्रति भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज सैंडर्स की कर दी थी भैया, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी भैया, अंग्रेज सैंडर्स की हत्या करते थे। तो यह लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कौन होता है, लाहौर षड्यंत्र केस। तो क्या बन गया था, यह लाहौर षड्यंत्र केस बन गया था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेन डिस्प्यूट पक्ट प्रतीकात्मक विरोध में क्या किया था भैया, प्रतीकात्मक विरोध में क्या किया था इन्होंने, बताइए, केंद्रीय सभा में क्या फेंक दिया था भैया, बम फेंक दिया था। कब बम फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में।
ठीक, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है फटाफट। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इनको फांसी की सज़ा कब हुई थी भैया? 23 मार्च 1931। बहुत याद रखने वाली बात है भैया। हमारे जो नेता थे महान, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी तीनों को एक साथ दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। हंसते हंसते क्या कर गए थे? सूली को चढ़ गए थे। ठीक है, उसके बाद इसके पहले फरवरी में राजा चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। कहते थे, क्या बोलते थे भैया? हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, मैं स्वयं को ही मारना पसंद करूंगा। ठीक है, किसी भी मैं गोरे के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद कहने पर भगवती चरण बहुआ ने द फिलॉसफी ऑफ बम की क्या की? किताब की रचना की थी। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भैया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्य भक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी भैया? 1924 ईस्वी में। कब की थी भैया? 1924 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में क्या हो गया था? काकोरी षड्यंत्र। ठीक, काकोरी षड्यंत्र हो गया था। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना, जो कि सबका था। ठीक है, पेशावर का षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट नहीं है। कानपुर का षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है थोड़ा सा। कानपुर का षड्यंत्र कैसे होता है? कम्युनिस्ट के लिए बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर क्या कर दिया गया था भैया? मुकदमा चला दिया गया था। ठीक, बस इसीलिए कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस था। अब षड्यंत्र केस कोई भी इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक, अब देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। इसी के बाद ही क्या हो गया था भैया? ये इसी की स्थापना में कौन थे भैया? सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब क्या था? इन्हीं का योगदान था। और इसी के इन्हें योगदान होने के बाद ही क्या हुआ भैया? काकोरी हत्याकांड। कब हुआ था भैया काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था भैया? काकोरी हत्याकांड हुआ था। बस डेट याद रख लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब आया? 1928 ईस्वी में। कब आया भैया? 1928 ईस्वी में। बस इतना ही याद रखने वाली बात है। कब आया भैया? 1928 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान किसने की थी स्थापना? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में। ठीक, अब चटगांव शस्त्रागार कांड, चटगांव वाला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है भैया क्योंकि बंगाल के सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। और सूर्यसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों को अंबिका चक्रवर्ती और प्रीतर वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त ने मिलकर चटगांव जो शस्त्रागार पर हमला कर दिया था। और इसी के हिसाब से सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए थे। कब? 16 फरवरी 1930 को। और इन पर एक मुकदमा चला गया, जिसके बाद 1934 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? इनको फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई थी? 1934 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। तो इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट नहीं, अब हमारे आ जाते हैं भैया कौन इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं? महात्मा गांधी जी। तो आधे से ज़्यादा हम लोगों का सफ़र हो चुका है पूरा, तो महात्मा गांधी की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी का एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनना पक्का ही पक्का है। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट वाली बात होगी। तो 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक, कब गए थे भैया? 1893 ईस्वी में डरबन में। अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय और फिनिक्स फार्म की क्या की थी भैया? स्थापना की थी। टॉलस्टॉय और फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। और 1906 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भैया? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 2003 से मनाया जा रहा है क्या? गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के आज जब वापस आए थे तो क्या बोला गया? इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना हुई, जिसमें भारत पर पड़ते पाश्चात्य प्रभाव की चिंता के बारे में व्यक्त की गई थी। भैया जो पाश्चात्य प्रणाली जो थी उसकी वजह से क्या हुए थे? जो क्रूर शासन था उसी की बात निकाली गई थे, बातें बताई गई थी। उसी में बोला गया था अंग्रेजों को बाहर निकालने की अधिक से अधिक आवश्यक, अंग्रेजी हुकूमत को, तो हुकूमत जो थी उसको भगाना है। ठीक है, अब उसके बाद एक इनकी पुस्तक आई भैया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किस भाषा में लिखी गई? तो भैया गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या हुआ? जो सचिव प्यारे थे उन्होंने गांधी की डायरी नामक क्या लिखी थी? सचिव प्यारे उन्होंने लिखी है भैया गांधी की डायरी। अब 1919 से 1947 तक के क्या बोला गया भैया? गांधी युग के नाम से ही जाना जाता, क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ था भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के बाद गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए
अब देखते हैं गांधी जी क्या क्या करते हैं। सबसे पहली बात इसके क्या हुआ था भैया, गांधी जी का भारत आगमन कब हो गया था, 1915 ईस्वी में हो गया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी क्या हो गए थे भैया, भारत में आ गए थे। अब लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए, भारतीयों को क्या बोला गया था कि सेना में शामिल हो जाइए, प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कौन था, तो कौन था भैया, महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद, किसने दिया भैया, ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में क्या दिया, कैसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक, भारत आने के पश्चात सबसे बड़ी क्या की थी इन्होंने, क्या किया, साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, अब गांधी जी के प्रयोग, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या किया इन्होंने, सबसे पहले आए और चंपारण, क्या हुआ था भैया, चंपारण में आए 1917 में, चंपारण का सत्याग्रह 1917 में क्या है भैया, चंपारण का सत्याग्रह आया था। ठीक, अब उसमें क्या हुआ था भैया, तकाबी ऋण और तीन काठिया ऋण की स्थापना थी। उसमें अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती के लिए ही आए थे और चंपारण के लिए। ठीक, 1917 ईस्वी में, बस इतना इंपॉर्टेंट रखने वाली बात थी। बस यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चंपारण में क्या हुआ था, अब देखो, चंपारण का जो सत्याग्रह था वो सफलतापूर्वक हो गया था। इसी बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर क्या हुआ था, वह गांधी जी को पहली बार क्या बोला था भैया, महात्मा बोला था। यानी 1917 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला भैया, गांधी जी को महात्मा बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद महादेव, ये सब लोगों ने क्या बोला, इनके सहयोगी थे। और यहाँ की महिलाएं जो थी, यहाँ पे जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको क्या बोला था भैया, बापू। क्या बोला था भाई, बापू की संज्ञा किसने दी थी भाई, चंपारण के लोगों ने, यानी लोगों में कौन सी, महिलाओं ने ही दी थी। ठीक, चलिए, अब अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या, ये इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ से। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था भैया, खेड़ा सत्याग्रह। क्या इंपॉर्टेंट भैया, खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 ईस्वी में अकाल के कारण बुरी तरह से फसल क्या हुई थी भैया, बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, गांधी जी ने एक नारा दिया था भैया, लगान बंदी का क्या दिया था, नारा दिया था। क्या बोला था भैया, लगान बंदी का यहाँ पे एक नारा दिया था। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात 1918 ईस्वी में याद रखनी। अब 1919 में तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा भैया, बिना वकील बिना दलील का कानून किसे बोलते हैं, तो बिना वकील बिना दलील का कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। 17 मार्च 1919 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, रॉलेट एक्ट आया था। इसी का विरोध किया जा रहा था भैया 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद क्या हुआ था भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी को रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील बिना दलील का कानून बोला जाता था। कब आया था रॉलेट एक्ट भैया, 17 मार्च 1919 में विधानसभा से क्या हो गया था भैया, पास हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया था, किंतु उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जैसे ही इन्हें जेल में डाल दिया गया था, बंबई जेल में रिहा कराया गया। बाद में क्या हुआ, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही क्या बन गया भैया, बहुत ही खतरनाक सैंडर्स जो था, सैंडर्स ने क्या कर दिया, बैसाखी के दिन थे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी, जिसमें क्या हुआ था, जब मार्शल लॉ का उल्लंघन करते हुए निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी सैंडर्स ने। ठीक है, अब क्या हो गया था यहाँ पे इसी वजह से क्या हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दी थी भैया, अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी भैया, वापस कर दी थी। क्या कर दी थी भैया, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उसके बाद सरदार उधम सिंह ने 1940 में जाकर, ठीक, जनरल डायर जो था, सैंडर्स में बोल रहा था, जनरल डायर की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल डायर की। अब जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, इसी का सबसे हमको खतरनाक आदमी एक ही लगता था भैया, जिसका नाम था भैया सरदार उधम सिंह। ये जिगर वाला बंदा था। जिगर वाला बंदा क्या था, ये इसने घर घुस के मारा। घर घुस के कैसे मारा, 1940 ईस्वी में जनरल डायर को क्या हुआ था, इन्होंने घर घुस के मारा। घर घुस के कैसे मारा, वहाँ पे जा करके इनकी हत्या करती थी। ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे, वो भी इनके लंदन में जाके इनकी हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद आया भैया हमारा पर खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब आया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाले, खिलाफत आंदोलन कब आया, 1919 से 1922 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन आया, 1919 से 1922 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था भैया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था भैया, 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक, इसके 3 बिंदु क्या था, खिलाफत संबंधी मूल सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी अन्याय की जांच कराई जाए और स्वराज की प्राप्ति कराई जाए। 3 मेन इंपॉर्टेंट क्या थी भैया, इसके बात थी। उसके बाद क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, चौरी चौरा नामक क्या हुई थी भैया, घटना हुई थी। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये भी याद रखना। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो गोरखपुर जिले में, याद रखना इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बहुत बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरक नामक गांव में 3000 किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसके फलस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, उसमें आग लगाती। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था भैया, वापस कर दिया था। इसीलिए इंपॉर्टेंट मिल जाता था 1920 ईस्वी में जिस आंदोलन को स्टार्ट किया था 1922 ईस्वी में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि क्या कर दिया गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, खून खराबा, 22 लोग क्या कर दिए गए, मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, 6 वर्ष की क्या सज़ा सुनाई गई थी, किसको, गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया, स्वराज पार्टी का गठन हो गया। क्या हो गया भैया, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 ईस्वी में। क्या हुआ था भैया, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक, किसने किया था भैया, 1923 ईस्वी में किसने किया था भैया, CR दास के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे भैया, CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या इसके महासचिव थे। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट का 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु के बाद दल बिखरने लगा और सरकार के साथ सहयोग करने लगा। तो 1925 ईस्वी में क्या हुआ, दल बिखर गया, महात्मा गांधी भी क्या थे, जेल में थे। तो क्या हुआ, फिर सरकार का सहयोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गया था। ठीक है, उसके बाद 1930 ईस्वी में स्वराज पार्टी का अंत हो गया था। ठीक, अब 5 फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिससे उसकी वजह से उनको जेल से रिहा कर दिया गया। फिर 1924 ईस्वी में ही क्या हुआ था भैया, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी आए थे और इन्होंने किसका क्या थी, अध्यक्षता की थी। और मात्र एक अधिवेशन था 1924 ईस्वी में जिसमें गांधी जी क्या आए थे भैया, क्या किया था, अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में क्या हुए थे, शामिल भी हुए थे। उसके बाद इन्होंने 22 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक सत्याग्रह की स्थापना की, जिसका नाम था भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी बीच इन्होंने क्या किया, 5 अप्रैल 1930 को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन छप के आता है, याद रखना। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ लेकर 240 मील की लंबी पदयात्रा 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा था। कब तोड़ा था भैया, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक नहीं हुआ था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में क्या हुआ भैया, गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी बीच में क्या चल रहे थे भैया, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। क्या चल रहे थे भैया, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। क्या चल रहे थे भैया, कितने सम्मेलन हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन, फटाफट बताइए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, आप लोग बताइए फटाफट, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930, 1931 और 1932। 1930, 31 और 32 के बीच तीनों क्या हुए भैया, गोलमेज सम्मेलन हुए। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से 19 जनवरी 1931 तक चला। उसके बाद क्या हुआ था भैया, प्रथम गोलमेज में क्या हुआ था, 29 पदाधिकारियों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज में क्या हुआ था भैया, 1931 ईस्वी में था, जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। दूसरे वाले में पूछ लेता है भैया, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो किसने हिस्सा लिया था, दूसरे वाले में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। उसी के बाद इन्होंने क्या हुआ था भैया, गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था भैया, विवाद के कारण जो था वो पूरी तरह से असफल रहा द्वितीय सम्मेलन। इसी के बाद इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया। और यहीं पे भैया चर्चिल ने क्या बोला था भैया, चर्चिल ने बोला था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। क्या बोला था भैया, चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर बोला था। उसके बाद 17 नवंबर 1932 ईस्वी में क्या बोला गया भैया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। किसने नहीं हिस्सा लिया भैया, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था भैया, दलितों के राजनीतिक अधिकार और सिविल सेवा में अधिकार के लिए डटे रहे और कांग्रेस द्वारा इनका सभी सम्मेलनों में भाग न लेना इनकी असफलता का कारण माना जाता। अगर बोला जा रहा था, उनके द्वारा बोला जा रहा था यह बात कि अगर सभी सम्मेलनों में क्या बढ़ता, कांग्रेस भाग लेती तो जरूर से जरूर यहीं से हमको क्या मिल जाते, यहीं से हमको आज़ादी के लक्षण दिखाई पड़ने लगते। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट पढ़ने की इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है। हाँ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 ईस्वी के आसपास की गई थी। ठीक है, चलिए,
प्रांतों के प्रधानमंत्री, पहले पहले क्या हुए थे भैया, प्रांत हुए थे, और प्रांत थे तो प्रांतों के प्रधानमंत्री भी थे, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग प्रधानमंत्री थे। तो अलग अलग प्रांतों के प्रधानमंत्री आप लोगों को क्या करने हैं, इस पीडीएफ से बिल्कुल एक बार देख लेने रहेंगे। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है भैया हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगर प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद तुरंत तुरंत आ गया था भैया क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 ईस्वी में क्या हुआ भैया, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसमें क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो 28 मार्च 1942 ईस्वी में भारत पहुंचे और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की थी। ठीक, और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। और सबसे मेन अहम आंदोलन जो है भैया, जिसको बोला जाता है भैया भारत छोड़ो आंदोलन, किसको बोला जाता है भैया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ठीक, 1942 ईस्वी में। ठीक, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इसी में दिया गया। ठीक, अगस्त की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति भी बोला गया। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से डॉक्टर राजेश प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, तो बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। आज़ाद दास्ता नामक दल का गठन कर भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। ठीक, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, 1943 ईस्वी में गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। 10 फरवरी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये अच्छी थी कि 10 फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिन के उपवास की घोषणा की थी। इसमें क्या बोला था, यहाँ पे कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आमरण अनशन पे आ गए थे। यहाँ पे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसी वजह से इन्होंने 6 मई 1940 ईस्वी को उन्हें कैसे रिहा कर दिया गया था। 7 मार्च 1943 ईस्वी गांधी जी ने भूख हड़ताल क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक, ये 23 मार्च 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था। यहीं से क्या हुआ था भैया, बोले गए थे हमारी पाकिस्तान अलग होने की मांग की गई थी। विभाजन करो, और क्या हुआ था भैया, मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में कराची के अधिवेशन में ही विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। बोला था कि अलग राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे भाई साहब आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ठीक, सुभाष चंद्र का जन्म अगर पूछ लेता है तो याद रखना है भैया 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कटक में हुआ था। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, तो नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की क्या की थी भैया, स्थापना की थी इन्होंने। बहुत ही बढ़िया आदमी थे, बहुत कट्टर प्रवृत्ति के इंसान थे। शुरुआत में इनकी नेताजी के साथ, गांधी जी के साथ भैया बिल्कुल ही नहीं बनती थी। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में इनके साथ, गांधी जी के साथ इनकी नहीं बनती थी। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं क्या है। हाँ, 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, और 1939 ईस्वी में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष भी बन गए थे। क्या हुआ था भैया, पट्टाभी सीतारामैया को प्रत्याशी थे, उनको हरा दिया था, और उसके बाद क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। किंतु मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से क्या कर दिया भैया, इस्तीफा दे दिया था। क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक, 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन के बेस में कोलकाता से निकलकर काबुल पहुंचे। वहां से मसौटा नामक से अफगानिस्तान रूस होते हुए बर्लिन पहुंच गए थे। ठीक है, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिका सेंटर की स्थापना कर दी थी। जर्मनी ने क्या कर दी भैया, फ्री इंडिका सेंटर की स्थापना कर दी, और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। क्या दिया था भैया, जय हिंद का नारा दिया था। और 1 सितंबर 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया। कब किया भैया, 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का यहीं पे पहली डिवीजन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। यहाँ इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति क्या किया था भैया, घोषित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें HC चटर्जी और अय्यर और ये क्या बनाए गए थे, ये स्वामी जगन्नाथन जो थे, ये क्या बनाए गए थे भैया, मंत्री बनाए गए थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था भैया,
इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने बोला था भैया, क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी को क्या बोला गया भैया, राष्ट्रपिता। यहीं पे 1943-44 की बात है, के बाद बोला क्या गया, राष्ट्रपिता बोला गया। 1945 ईस्वी में राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया, तो याद रखना भैया किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिए गए थे। 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। आज़ाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसके बाद 18 अगस्त 1945 ईस्वी को तायुक हवाई अड्डे पर हुई संदिग्ध हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए थे, शहीद हो गए। अभी इनके जो मरने वाली बात है इस पर कोई भी पुष्ट तथ्य नहीं माने गए। ठीक, उसके बाद वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना और शिमला का सम्मेलन हुआ, कब हुआ था भैया बताइए, 14 जून 1945 ईस्वी को वेवेल योजना क्या हुई थी भैया, प्रस्तुत की गई थी। 25 जून 1945 ईस्वी को वेवेल प्रस्ताव क्या कहता है भैया, आयोजन किया गया है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दिया भैया, जल विभाजक की संज्ञा दिया। ठीक है थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है दोस्तों, एक सेकंड। तो नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में, ठीक, कब हुआ, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखने की बात। अब कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भैया, 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कब आया भैया, 24 मार्च 1946 ईस्वी में। लेकिन 19 मार्च 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन भारत लाया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च बोला गया, लेकिन 19 मार्च 1946 ईस्वी में भारत में आ गया था। जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, जिसको VV अलेक्जेंडर भी बोला जाता था, पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे भैया, अध्यक्ष। 3 अध्यक्ष कौन कौन थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने समझौते में अंतिम प्रयास के आशय से शिमला सम्मेलन में क्या हुआ, समझौता हुआ था। ठीक, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या हुई भैया, भारत का राज्य होगा जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत शामिल होगा। ठीक, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को ठुकरा दिया गया था। 24 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन वापस चला गया। कब चला गया भैया, 24 जून 1946 ईस्वी को। ठीक, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में ब्रिटिश प्रांतों के 296 स्थानों में 208 और 73 मुस्लिम लीग ने जीते। 208 किसने दिए, कांग्रेस ने, और 73 मुस्लिम लीग ने। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। तो याद रखने वाली बात क्या हुई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक क्या हुई थी, बुलाई गई थी। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में इटली ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी में सत्ता भारतीयों के हाथों में क्या कर दिया जाएगा भैया, सौंप दिया जाएगा। और 1947 ईस्वी में जो अंतिम वायसराय थे, जो कि 34वें नंबर के थे, कौन थे भैया, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो विधायी संशोधन हुए हैं और अधिनियम अलग अलग आए हैं, जो कभी कभार इनसे पूछ लेता है कौन सा अधिनियम कौन से पिट्स एक्ट के अंतर्गत है, बस थोड़ी देर आप लोग साथ और बना के रखे बस। 1743 ईस्वी में एक कौन सा आया भैया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था, एक कंपनी आई थी, डायरेक्टर और कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइट्स। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये बात बोली गई थी कि इस जनरल में जो 4 सदस्य थे, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की थी। इसी 1773 एक्ट्स में ही क्या किया गया था, इन्होंने मामलों में हस्तक्षेप किया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। क्या है भैया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या हुआ भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। इसमें क्या हुआ था भैया, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी व्यापारिक चीज़ें अलग होंगी, अब क्या होगा, राजनीति करने अलग जाएंगे। ठीक, 1784 ईस्वी में। उसके बाद 1813 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट आया। इसमें बोला गया भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या है, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहली बार भारत में शिक्षा व साहित्य के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की क्या की गई भैया, स्थापना की गई। इसी के बाद 1833 का एक चार्टर एक्ट आया, जिसमें एकतः व्यापारिक अधिकार पूर्णतया ही समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया, पूर्णतया ही व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक,
उसी के बाद सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल परिषद में शामिल किया गया था। और इसी के बाद भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फिर 1853 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। अगर तुमसे पूछ लेता है खुली प्रतियोगिता कब हुई थी, तो 1853 में चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता हुई थी। विधान परिषद की यहाँ पर स्थापना भी यहीं पे हुई थी। ठीक 14 वर्ष कंपनी के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर कर दी गई या 18 कर दी गई थी। 20 वर्ष का चार्टर न देकर ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्टी मानते हुए क्राउन की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। ठीक 1861 ईस्वी का अधिनियम जो था, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी भैया, विभागीय प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसके बाद आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी संस्थाएं 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दी गई भैया, लागू कर दी गई। कानून न्याय बनाने वाली कानून। ठीक 1892 का जो अधिनियम था, 1892 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत भारत में चुनावी प्रणाली का क्या हुआ भैया, 1892 में भारत में चुनाव कराए गए थे। ठीक पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार इसी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 1909 ईस्वी में मार्ले मुंटे सुधार हुआ। आप लोगों से पूछ लेता भैया मार्ले मुंटे सुधार कब हुआ, तो 1909 के इस एक्ट ने बड़ी पहचान विशेष सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या किया भैया, लागू किया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडलों को स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या बोला गया था, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इस फल का भीषण होगा, इसका फल जो होगा वो क्या होगा, भीषण होगा। ठीक उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में जाता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है भैया, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार भी कहा जाता था। ठीक इसमें क्या हुआ, केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल को अधिकार था कि विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार और इन सब के क्या किया, ऋण की बात कही जाती थी। प्रांतीय सूची में स्थानीय शासन व शिक्षा, चिकित्सा की बात की जाती थी। सभी अवशिष्ट शक्तियाँ थी। इसके बारे में आप लोगों को 1919 वाले में पूरी तरीके से पढ़ना है, पीडीएफ में पूरा मैंने दे रखा है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव किसमें रखी गई थी, 1919 में। किसमें रखी गई थी भैया, 1919 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की क्या की गई थी भैया, स्थापना की गई थी। यानी 1919 में ही क्या की गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक अब आगे देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट 1935 ईस्वी का, जिसको क्या बोला जाता है, छोटा कानून भी बोला जाता था। 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैत शासन लागू था और यह संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना किसमें की गई थी भैया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में की। इसी में क्या किया गया भैया, आरबीआई की स्थापना भी की गई थी 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, सिंध को बंबई से अलग करके प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक संघ सूची में कितने विषय थे भैया, 59 थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 36 विषय थे। ठीक जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी रहित इंजन बताया था। ठीक अब बहुत सारी पुस्तकें हैं। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ इंडिया, द रिवोल्यूशनरी इन्होंने लिया। सोम प्रकाश ने क्या लिखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा। और लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने लिखा। लाइफ डिवाइन, जिसको बोला भी था, बहुत बार पूछी गई। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है भैया, अरविंद घोष है। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है, मोतीलाल नेहरू हैं। इंडिया डिवाइडेड के कौन है भैया, राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती हैं। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू है। अनहैप्पी इंडिया कौन है, लाला लाजपत राय हैं। और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा भैया, पट्टाभी सीतारामैया ने। और एक आधे जो समाचार पत्र हैं वो भी पूछ लेते। बंगाल गजट किसका आया, 1780 ईस्वी में आया। ठीक सामाजिक सुधार आप लोगों से पूछ लेता है भैया कि दास प्रथा का प्रतिबंध एल्बनोरो ने लगवाया 1843 ईस्वी में। तो यहाँ तक हम लोग अगर पहुँच चुके हैं तो हम लोगों के द्वारा आज जो हुआ दूसरी हिस्ट्री की मैराथन थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं भैया, ख़त्म हो चुके। 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से, बिल्कुल पूरे तरीके से बता दिया गया है। अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री का काम तमाम अब तक हो चुका है आप लोगों का। बस खाली एक बार आप लोगों को क्या करना होगा, रिविज़न करना होगा। बस आप एक 1x में 2x में लगा करके 1.2x में लगभग लगा करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और पूरी वीडियो जरूर, वीडियो को अगर स्टार्ट करें तो अंतिम तक जरूर जाया करें। वीडियो पे बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे लास्ट तक जो वीडियो बने रहे उनको फ़ायदा देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट पेट की, उन सबसे बोल दो कि भैया कि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस सीरीज़ को टाइम निकाल के जरूर से जरूर देख ले। बहुत ही कम समय ले रहे हैं, पता है कि आप लोगों का बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसीलिए कम समय ले रहे हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को क्या दे रहे हैं, जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वो करने का प्रयास
प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन की ये दूसरी मैराथन थी और आप लोगों से मैं आगे अगले दिन भी मिलूंगा। धीरे धीरे आप लोगों को ऐसी ही मैराथन आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगली मैराथन जो होगी वो आप लोगों के लिए जो देखेंगे या फिर ज्योग्राफी की हो सकती है या फिर यहाँ से स्टैटिक जीके की हो सकती है। स्टैटिक जीके यानी सामान्य ज्ञान की जो सबसे बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में जो छोटी छोटी क्लासेस होंगी आप लोग पूरी मैराथन देखिए, एंजॉय करिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाए। 80+ की गारंटी, 80+ आराम से ले आएंगे आप लोग और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप अपने अंतिम समय में बिल्कुल अपने दिमाग को स्थिर रखें, ज़्यादा उल्टा सीधा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की तो हमारी ये सीरीज़ ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को जरूर देखें, उनको पक्का से पक्का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और जल्दी से जल्दी प्लीज़ साथियों करा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के बिना निवेदन है कि 1000 सब्सक्राइबर जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी करा दीजिए। तो चलिए ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही बना रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।